साडे अज दे प्रोग्राम विच मैडम रुचि दरोलिया की किताब मैं खुद ही इश्क हूं दी रस्म इजरा भी है। ये किताब पहला हिंदुस्तान विच देवनागरी विच पब्लिश हुई, जिसनों पाठकों का खूब प्यार मिलिया। हुण किताब उर्दू विच लाहौर पाकिस्तान विच प्रकाशित हुई है। इस लिए मैं मैडम रुचि दरोलिया को मुबारकबाद पेश करता हाँ। और जनाब नुमान शौक साहब जो बतौर शायर इस प्रोग्राम विच शिरकत कर रहे हैं, इस किताब ते इन्हां दे विचार, इन्हां दी राय बहुत मायने रखती है। उस तो पहला मैं जिक्र करना चाहता हाँ कि पिछले प्रोग्राम विच पात्र साहब ने इस किताब के हवाले नाल जो गलबात की उसनूं सब ने सुनिया। प्रोग्राम तो बाद पात्र साहब ने रुचि नूं कहा कि मैं होर गल करनी चाहता सा, मैं सागर नूं लिख के देंगा। तो प्रोग्राम के कुछ 2-3 दिन बाद पात्र साहब के घर जाना होया। तो डिनर तो बाद जदों असी मनराज भाई के स्टूडियो वाल सी तो उदों पात्र साहब अपने जिथे वो बैठते सी सोफे ते और रुचि मैडम की किताब लैके ते उस दे टाइटल वाले पेज ते उन्होंने कुछ लिखा। वो अजे किसी नाल साझा नहीं किया, मैं पहली बार कर रहा जो पात्र साहब ने उस दिन लिखा। मैं तो रुचि मैडम घर गए सी, उदों मैं एज इट इज़ पढ़ रहा जो किताब के उपर उन्होंने लिखा सी। रुचि की किताब रुचि की शायरी पढ़द्या फुल्लां ते पैंदियां कणियां वर्गा एहसास होया। ये बहुत सजरी ते सुची शायरी है, बहुत नवे एहसास नवा अंदाज इक्को वेले इन्नी शिद्दत ते इन्ना हुनर। इस शायरी नूं पढ़द्या मैं अनूठे अनुभवां दे संसार विचों लंघिया हाँ। अज साडे घर रुचि ते सागर आए, इउं जापिया साडे घर साकार कविता ते साकार संगीत आया। सुरजीत पात्र 22 मार्च 2024। अब मैं जनाब नुमान शौक साहब से उन्हीं के शेर के साथ गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर आएँ और मैडम रुचि दरोलिया की किताब मैं खुद ही इश्क हूं पर अपनी राय साझा करें। हमें बुरा नहीं लगता सफ़ेद कागज़ भी, हमें बुरा नहीं लगता सफ़ेद कागज़ भी, ये तितलियाँ तो तुम्हारे लिए बनाते हैं। जनाब नुमान शौक साहब। बहुत शुक्रिया सागर मलिक साहब। सबसे पहले मेरा सलाम इस सरजमीन को जिसने इसे सूफ़ी दिए, आशिक दिए, बागी दिए, जानिसार दिए, और ये सब मिलके एक ऐसे पंजाब की तामीर करते हैं जिसके जानने वाले को इससे मोहब्बत होना लाजमी है। हम बुल्ले शाह और बाबा फरीद की शक्ल में पंजाब को जानते रहे हैं, हम शिव कुमार बटालवी की शायरी से भी जानते रहे हैं, अवतार सिंह पाश को भी जानते रहे हैं और पढ़ते रहे हैं। ऐसी सरजमीन के लिए सबसे ज़्यादा तालियां इस महफिल में बजनी चाहिए जहां के लोगों ने यहाँ की मोहब्बत की और सूफियों की सरजमीन को आबाद रखा और इसे रोशन रखा। मेरे छोटे भाई सागर मलिक, इनसे मेरी मुलाकात शायद पहली बार है। इससे पहले इनसे फ़ोन पर बात होती रही और सच्ची बात यह है कि जब कोई शख्स आपसे कहे कि आपको किसी किताब पे बोलना है तो सच्ची बात कहूँ तो मुझे डर लगता है कि इस रस्म की अदायगी में मुझे पता नहीं कितना झूठ बोलना होगा। किस चीज़ को मैं कैसे देखता हूँ, कैसे जानता हूँ, ये मेरे जानने वाले, मेरे चाहने वाले जानते हैं। मैं अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी मैगज़ीन्स के लिए समीक्षाएं, तबसरे लिखता रहा हूँ और मैं बहुत बुरा मुबस्सिर या समीक्षक माना जाता हूँ। तो मेरे लिए ये इम्तिहान का मरहला होता है, लेकिन मैंने सोचा कि ये रिस्क लेना चाहिए। तो दरअसल सागर मलिक साहब की आवाज़ में जितनी मिठास है, इनके लहजे में उतनी मोहब्बत भी होती है, इसलिए इन्हें इनकार करना आसान नहीं होता। तो मैं भी इनका कतील हूँ, मैंने इनकी बात मान ली और लेकिन मैंने कहा कि मेरे पास उनका कोई कंटेंट ऐसा नहीं है जो मुझे याद हो कि मैंने पढ़ा है। तो इन्होंने कहा मैं किताब आपको भिजवा देता हूँ। उसमें जो अच्छी बात हुई वो ये हुई कि जैसे ही मैंने किताब देखी
मुझे इत्मीनान हुआ कि मेरे जितने अच्छे दोस्त हैं, मेरे करीबी दोस्त हैं, सब इनकी शायरी के बारे में बड़ी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, भूरी भूरी प्रशंसा कर चुके हैं। तो मुझे लगा कि अब कम से कम मैं अपनी तारीफ पर नहीं लेकिन इनकी तारीफ पर तो यकीन कर ही सकता हूँ। तो चाहे वो फरहत एहसास हों, आलम खुर्शीद हों या शारिक कैफ़ी हों, इन्होंने इनकी शायरी के बारे में लिखा। और जब मैंने खुद पढ़ना शुरू किया तो मैंने भी ये महसूस किया कि मैं एक अलग तरह की शायरी पढ़ रहा हूँ। पहले तो यकीन नहीं होता कि जिस शख्स की मादरी ज़बान या मातृभाषा उर्दू नहीं है, वो शायरी की उन बारीकियों को जो गज़ल के पुराने शायर भी कभी कभी समझने में चूक कर जाते हैं, उसे इतनी अच्छी तरह कैसे समझ सकता है। कई बार मुझे लगा कि शेर नामौजू हो रहे हैं, लेकिन फिर मैंने गौर किया तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें बहर में कुछ तजर्बे किए गए हैं और ये तजुर्बा हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिए आपको कॉन्फिडेंस भी चाहिए और आपका इल्म भी उतना होना चाहिए कि आप उस फॉर्मेट से छेड़छाड़ कर सकें। ये रुचि दरोलिया की शायरी में मुझे सबसे हैरान करने वाली बात ये लगी कि उन्होंने बड़े डेयरिंग क्वाइनेजेस किए हैं, तरकीबें बनाई हैं, वर्ड कॉम्बिनेशंस बनाए हैं जो उर्दू में भी इस्तेमाल नहीं होते। उस तरह के दो अलग अलग वर्ड्स को मिला के एक अलग मफहूम के लिए इस्तेमाल किया है। उनके यहाँ बहर और वज़न का मैंने जिक्र किया। उनके जब अशार में पढ़ता गया जैसे जैसे, तो जाहिर है उनकी शायरी के मुख्तलिफ पहलू रोशन होते गए। अब इश्क ऐसा मौजू है जिस पर आज से नहीं, जब से दुनिया बनी है और जब से इंसान ने लिखना और बोलना सीखा है, वो इश्क के हवाले से बातें करता है, इश्क पर लिखता है, इश्क के बारे में सोचता है, यहाँ तक कि खुद इश्क करता है। तो ये मैं ही इश्क हूँ कि शायरा ने इश्क को कैसे महसूस किया है, ये देखते हुए आपके लिए एक जो हैरानी की बात होती है वो ये कि मैंने जब मुझे याद है जब मैं अंग्रेज़ी का तालिब इल्म था, मास्टर्स कर रहा था, तो मैं जेन ऑस्टिन को पढ़ रहा था। तो उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी दुनिया इतनी छोटी है कि वो सिर्फ लड़कियों की शादियों के अलावा कोई और बात नहीं करती अपने नावल में, लेकिन वो दुनिया की सबसे बड़ी अपने ज़माने की नावल निगार उसको माना गया, सबसे बड़ी नावलिस्ट कहा गया। तो जो राइटर्स के साथ या आर्टिस्ट के साथ मसला होता है वो ये नहीं होता कि वो कितनी छोटी सी दुनिया में सैर कर रहा है, बल्कि उस छोटी सी दुनिया को वो कितनी अच्छी तरह अपनी शायरी में, अपने फ़न में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इश्क अपने आप में छोटी दुनिया नहीं है, मेरे कहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन्होंने अपनी शायरी को, अपने इमेजिनेशन को, अपनी लफ्ज़ियात को इश्क के ख्वाबों, इश्क की हकीकतों से दो चार करने में इतना उलझाए रखा है कि उससे बाहर की दुनिया ये खुद नहीं देख पाती और हमारे जैसा पढ़ने वाला भी इनके अंदर इश्क के सिवा कुछ नहीं देख पाता। ये मेरे लिए बहुत हैरानकुन बात थी। और जैसा कि मैंने बताया, लफ्ज़ मैं कई बार इनकी शायरी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते तो मैंने सोचा कि ये आइडिया आया कैसे, इस तरह से दो लफ्ज़ों को कंबाइन करने का। वो दोनों शब्द उर्दू फारसी के हैं, शायरी में अलग अलग खूब इस्तेमाल होते हैं, लेकिन किसी ने दोनों को एक जगह रख के एक तीसरे मफहूम के लिए नहीं इस्तेमाल किया जो इन्होंने किया है। इनकी शायरी की जो बहुत नई चीज़ है। और इश्क करने वाले, जाहिर है हर इंसान खुदा को मानता है अगर, तो भी सबका खुदा एक नहीं होता। ठीक है, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में इश्क करता है, एक करे या 1000 करे, लेकिन हर इंसान का इश्क एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तो इश्क के कितने ज़ाविये हो सकते हैं वो इंसान की अपनी तख्लीकियत, उसके तख़य्युल, उसके इमेजिनेशन पर मुनहसर करता है। उसका पूरा दारो मदार, उसकी पूरी बुनियाद उसके इमेजिनेशन पर बनती है। और मुझे ये कहने में कहीं से कोई संकोच, कोई हिचकिचाहट नहीं है कि रुचि जी का जो इमेजिनेशन है, इनकी जो कल्पना है, वो मार्वलस है, कमाल की है। और कहाँ से क्या बात वो किस जाविये से सोचती हैं, इसको पहले से शायरी में प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि अगर वो ये शेर लिख रही हैं तो इसका यही अंदाज होना चाहिए या इससे बेहतर क्या हो सकता है, वो आप सोचने में नहीं लग जाते। आपको लगता है कि जो है वो कंप्लीट है, शायर जो कहना चाहता है वो उसने कह दिया है। इनकी शायरी में चूंकि ये शायरी इश्क की शायरी है, तो इश्क हमेशा जिस्म और रूह की रस्साकशी का मैदान रहा है।
और इस मैदान में कुछ भी झूठ नहीं है, कुछ हवस नहीं है, कोई इश्क नहीं है। बस इसमें एक सबसे बड़ी सच्चाई है जो हमारे जिस्म को भी बनाती है, जो हमारी रूह की भी तश्कील करती है और हमें इश्क करना भी सिखाती है। ये तमाम चीज़ें रुचि की शायरी में मौजूद हैं। इससे उनकी शायरी में जो मुख्तलिफ डायमेंशंस मिलते हैं अलग अलग अशार में, उन्हें आप महसूस कर सकते हैं उनके शेर पढ़ते हुए। और ज़बान के इम्कानात को, उसकी पॉसिबिलिटीज़ को जिस तरह से इन्होंने खंगाला है शायरी के अपने अशार के हवाले से, उस पर आप गौर कीजिए। अब आप देखिए कितनी आसानी से कैसे बातें कही गई हैं। शराबे इश्क के पीछे मुसलसल भागती आंखें। शराब मिराज और मृग तृष्णा को कहते हैं। शराबे इश्क के पीछे मुसलसल भागती आंखें, गजालो हो गई मेरी तुम्हारी एक सी आंखें। अब आप देखिए, आप ताली इस शेर की खूबी पे बजा रहे हैं, मैं एक और खूबी पे ताली बजाना चाहता हूं कि इन्होंने गजालो लिखा है, गजालों नहीं लिखा है। जैसे लोग कहते हैं मित्रों, दोस्तों, माफ कीजिएगा मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं है, मैं कहता हूं कि यह समझ हमारे शायर में मौजूद है। तो उसने गजालो लिखा, गजालो हो गई मेरी तुम्हारी एक सी आंखें। अब एक मोहब्बत का ये जाविया देखिए कि संभलने की कोई सूरत मोहब्बत में नहीं होती। संभलने की कोई सूरत मोहब्बत में नहीं होती, लिहाजा लड़खड़ाकर जब गिरूं आमीन कह देना। आप ये देखिए कि आमीन दुआ मांगता है कोई, तब हम कहते हैं, कुछ अच्छा सोचता है, कुछ अच्छा तसव्वुर करता है, तब हम कहते हैं। लेकिन हमारी शायरा मोहब्बत में गिरने पर भी आमीन कहलवाना चाहती है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मोहब्बत में कुर्बानी की इससे बड़ी दलील शायरी में ढूंढना बहुत मुश्किल है। अब ये शेर देखिए कि परिंदा फड़फड़ाकर फिर कफस में लौट आया है। परिंदा फड़फड़ाकर फिर कफस में लौट आया है, कोई भीगा हुआ लम्हा परों में रह गया होगा। अब इसकी जो नजाकत है, इसमें जो कैफियत है, अगर आप गुलजार का गाना याद करें, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास रखा है, तो आपका जहन जो है वो फौरन इस शेर को, इसके मफहूम को आपको समझा देगा कि शायरा कहना क्या चाहती है कि परिंदे के परों में जो भीगा हुआ लम्हा है वो क्या है? वो मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं हो सकता। नीम शब एक याद कुछ ऐसी उठी, नीम शब एक याद कुछ ऐसी उठी, सुबहदम जिस तरह शहजादी उठी। ये इजहार का बिल्कुल नया अंदाज है और इस अंदाज की वजह से खुशबू की शायरा परवीन शाकिर इसी तरह के लहजे से मशहूर हुई थी। उन्हें ड्रीम गर्ल कहा जाता था, उर्दू शायरी की ड्रीम गर्ल, जो अपने को तसव्वुर में रख के शायरी करती थी, वो ड्रीम गर्ल थी। अच्छा, ये है कि मिट गया सब मिटते मिटते और आखिर, मिट गया सब मिटते मिटते और आखिर, जो बचा सारे का सारा इश्क है। मिट गया सब मिटते मिटते और आखिर, जो बचा। आप देखिए सब कुछ मिट गया लेकिन कुछ बचा हुआ है। ये कुछ बचाने की जो ताकत होती है, जो सलाहियत होती है, वो इश्क में हमेशा मौजूद रहती है। और इस तजर्बे को अगर किसी ने गहराई से जिया है तो यकीनन वो शायरी में इसी तरह आएगा। मिटा देते हो लिख लिख कर जो तुम अक्सर, मिटा देते हो लिख लिख कर जो तुम अक्सर, वो ऐसा क्या है जो है भी नहीं भी है। ये जो बिटवीन द लाइंस होता है, वो असल शायरी की जान वही होती है जो अनकही है। शायरी लफ्जों से आगे का सफर होता है। हम कई बार लफ्जों को देखते हैं और उसके मानी मेरे हाथ से फिसल जाते हैं, लेकिन शायरी का कमाल यही है कि लफ्ज आपको सिर्फ इशारा करते हैं, उसका मफहूम आपको लफ्जों से परे जाकर ढूंढना पड़ता है, उसकी एक अलग दुनिया होती है। तो यहाँ शायरी और शेर इसी तरह रुचि के यहाँ बनते हैं। और जान से बढ़कर हिफाजत कीजिए, जान से बढ़कर हिफाजत कीजिए, अश्क को ऐसे न रुखसत कीजिए।
ये अश्क और आंसू जो हैं उनकी कीमत मोहब्बत में क्या होती है उसको समझाने का एक तरीका है कि खामोशियों से गुजरकर सदा ना हो जाऊं, खामोशियों से गुजरकर सदा ना हो जाऊं, मैं इंतहा हूं कहीं इब्तिदा ना हो जाऊं। अब ये खामोशियों को इंतहा कहना और इब्तिदा को सदा कहना, ये अपने आप में बाइनरीज को पलट देना है बिल्कुल। जबकि इब्तिदा जो है वो आवाज से होनी चाहिए थी, लेकिन ये शायरा का कमाल है, ये उसकी ओरिजिनलिटी है कि उसने इस तसव्वुर को ही बिल्कुल उलट के एक शेर बना दिया। अब जो मुकम्मल है वही तो इश्क है, जो मुकम्मल है वही तो इश्क है, इश्क में आधा अधूरा कुछ नहीं। किसी ने कहा था इश्क होता है या नहीं होता, तो ये बिल्कुल वही बात है कि आधा अधूरा कुछ नहीं, इश्क है या नहीं है। तो इश्क के तजर्बे को जितने मुख्तलिफ रंग, जितने मुख्तलिफ रूप इनके अंदाज ने, इनकी लेखनी ने और इनके तर्ज ने बख्शे हैं, वो रुचि दरौलिया के मजमूए को जब आप पढ़ेंगे, उसे ठीक से अपने अंदर जज्ब करने की कोशिश करेंगे तो एक एक लफ्ज़ आपके अंदर एक तिलिस्म की तरह खुलता जाएगा। बस यही चंद अल्फाज हैं जो मैं उनकी शायरी के हवाले से कह सकता था। बहुत शुक्रिया।